तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे और इसके कुछ और पार्ट हम इसमें ले रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की हम जब बात कर रहे थे कि जो मनुष्य का पाचन तंत्र है इसके अंदर कई सारे भाग होते हैं। इन कई सारे भाग में माउथ का जो हिस्सा है उसमें दांत हो गया है, सलाइवा हो गया है, टंग हो गया है। इन दोनों तीनों हिस्सों का एक भूमिका होती है। तो अगर हम पाचन तंत्र के अंदर जाएंगे डाइजेशन के, तो उसमें टीथ का रोल भी रहेगा, टंग का रोल भी रहेगा, सिलेवरी ग्लैंड जहाँ से जो है टाइलिन, एमाइलेज, इस तरह के कुछ जो है एंजाइम्स निकलने हैं। उसके अलावा जो है मुख के बाद जिस ट्यूब से खाना नीचे हमारे स्टमक तक जाता है उसे हम फायरिंग्स यानी ग्रसनी बोलते हैं। इसके अलावा ट्रेचिया जहाँ से जो है ये अलग अलग हिस्सा होगा, ग्रास नली हम इसे बोलते हैं। एसोफिगस ये छोटी आंत जहाँ से स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं। इसके अलावा जो है इसमें ग्लैंड होती है जो पाचन में जो है भूमिका निभाती है, लीवर, यकृत, और इससे हमने आपको बताया था बिलरुबिन नाम का एक लिक्विड निकलता है। इसके अलावा हो गया गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली, स्टमक, आमाशय, और इंटेस्टाइन जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारे के सारे हिस्से पाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं मनुष्य के। और हमारे पास जो क्वेश्चंस रहेगा यहाँ से वो ये रहता है कि किस पार्ट की क्या भूमिका है, यानी स्टमक का क्या रोल है, लीवर का क्या रोल है, पैनक्रियाज का क्या रोल है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है। हर किसी का अपना अपना एक रोल है इसमें। तो उसी रोल के साथ हम इसको देखते हैं। जब आप जो है इसका एनाटॉमी देखेंगे तो इस तरह की एक भूमिका होती है हमारे पूरे पाचन तंत्र की। ये यहाँ से मुख से लेकर के शुरुआत हो जाएगा और ये पूरा ये लीवर हमारे बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड, ये स्टमक हो जाएगा यहाँ पे, ये थैले का काम करता है। इसके बाद जो है ये यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाएगी और ये पूरा छोटा, बाद में ये वाला हिस्सा जो है ये बड़ी आंत का काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये एनस, रेक्टम, ये अपेंडिक्स भी सुनते हैं आप, ये विलुप्त हिस्सा माना जाता है हमारे शरीर में, इसका कोई रोल नहीं है परंतु, और कई बार ये अपेंडिक्स फटता भी है, हम ऐसा सुनते हैं। इसके अलावा जो है ये गॉल ब्लैडर हो जाएगा, पैनक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि है यहाँ बीच में उसका है, बाकी ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कुल मिलाकर के जो मनुष्य की आहार नाल है ये जो है 12 से 13 मीटर लंबी होती है, या इसको हम जो है 32 से 33 फीट लंबी जो है ये एक कैनाल है। और इसके अंदर जो है फूड गुजरता है और फिर अलग अलग फेजेज में इसमें डाइजेशन उसका होता है, पाचन होता है, और तब जाके ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो कई बार हमारे पास क्वेश्चन अगर वो एक कंपैरेटिव में पूछ सकता है कि पाचन तंत्र को डिस्क्राइब कीजिए, या फिर इम्पोर्टेंट ग्लैंड को पूछ सकता है कि कौन कौन सी ग्लैंड है जो पाचन में जो है रोल प्ले करती हैं, एंजाइम का रोल पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास इसका एक कलेक्टिव नॉलेज भी चाहिए और जो इंडिविजुअल पार्ट हैं वो भी चाहिए। अब जब हम इसमें एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम आहार नाल बोलते हैं, लंबाई जो इसकी बैठती है 12 से 13 मीटर लंबी जो है ये है, और इसका स्टार्टिंग हम मुख से मान लेंगे और एनस यानी जो गुदा वाला हिस्सा है वहाँ तक पूरी ये लेंथ हमें मिलेगी।
इसमें जब आप माउथ के अंदर के रोल देखेंगे कि मुख में क्या क्या चीज़ें पचाने की भूमिका में आती हैं, तो इसमें एक तो जो है हमारा पैलेट तालू होता है, मुख का ऊपर वाला हिस्सा, हार्ड हिस्सा होता है ये। उसके अलावा टंग, जिसमें जो है टेस्ट बर्ड्स भी होती हैं, और साथ में जो है इसी के मोमेंट के कारण जो है हम भोजन को मुख के अंदर ले जा सकते हैं। बिना जीभ के जो है खाने को अंदर नहीं ले जा सकते थे। इसके अलावा टीथ हो गई है, जिनका काम होता है भोजन को काटना, पीसना, फाड़ना, और ये 3 तरह के दांत भी हमने पीछे डिस्कस किए थे। इसके साथ में जो है यहाँ पर सलेवा, लार की भूमिका है, और इसमें से जो है एमाइलेज, ये टाइलिन के रूप में, लाइसोजाइम, ये बैक्टीरिया किलिंग एंजाइम के रूप में काम करता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस के रूप में होंगे। टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम्स जो है लार में प्रेजेंट होते हैं, और लार जो है हमारी सिलेवरी ग्लैंड होती है एक, जहाँ से लगातार जो है सलाइवा निकलता है, जिसके कारण हमारा मुख हमेशा जो है नमी वाला होता है, यानी हमारे मुख में जो है हर टाइम जो है मॉइस्चर सा लगता है। और अगर सलाइवा ना निकले तो ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, जिसमें जीभ में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, या फिर कई तरह की समस्याएं इसमें हो सकती हैं। इसको जब आप इमेज में देखेंगे तो वो भी हम उसको द्वारा भी समझ सकते हैं। दांत में हम कह रहे थे कि जो है दांत 4 कैटेगरी के होते हैं, और इन चारों का काम अलग अलग होता है हमारी बॉडी में। किसी का काम होता है काटना, किसी का होता है फाड़ना, किसी का होता है चबाना। तो हमारे को पता होना चाहिए ये कैटेगरियाँ कौन सी होती हैं। इसमें इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, ये 4 कैटेगरी हैं। तो इसमें जो पहला होता है, जो फ्रंट टीथ होते हैं हमारे आगे के, इनको दूध के दांत भी हम कहते हैं। इनको हम इंसिजर यानी कृदंत बोलते हैं इन्हें। और ये जो है 4 ऊपर होते हैं, 4 ही नीचे होते हैं। तो 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 दांत होते हैं ये। इनका काम होता है काटना, जो भी चीज़ हम जो है मुख में ले रहे हैं उसे काटने का काम होता है इनका। फिर दूसरा होता है इसमें कैनाइन, ये रदनक बोलते हैं हम इनको हिंदी में, और ये थोड़ा लंबे होते हैं और ये चीज़ों को फाड़ने में भूमिका निभाते हैं। तो ये टेयरिंग, फाड़ने का काम करते हैं। ये 2 ऊपर होते हैं और 2 ही नीचे होते हैं, टोटल 4। तीसरी कैटेगरी होती है प्रीमोलर, इसको चवर्णक बोलते हैं, और ये जो है डबल दांत की तरह होते हैं, चौड़े दांत होते हैं। और इसी के साथ में होते हैं फिर मोलर, इनको हम वर्णक बोलते हैं। ये दोनों के दोनों ग्राइंडिंग यानी चबाने का काम करते हैं। तो प्रीमोलर जो है 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, तो टोटल 8 दांत होते हैं। और जो मोलर होते हैं ये 6 ऊपर होते हैं और 6 ही नीचे होते हैं, टोटल 12। तो कुल मिला के ये जो है 32 दांत जो है रहते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। और ये कैटेगरी हमें पता होनी चाहिए। इसका कई बार फॉर्मूला भी आता है, आई, ये इंसीजर मतलब 1/1, सी, सॉरी आई तो 2/2 होता है, आई 2/2, सी 1/1, PM 2/2 और M 3/3। ये एक फॉर्मूला होता है टीथ का। तो इसका मतलब है कि जो इंसीजर हैं, फिर कैनाइन है, फिर प्रीमोलर है, फिर मोलर है। तो ये भी हमसे पूछ लिया जाता है कि इसमें फॉर्मूला कैसे होता है। ये जो दांत होते हैं, ये हम पीछे भी बात कर रहे थे कि किससे बने होते हैं। तो जो है एक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं डेंटाइन, डेंटाइन से जो है दांत बने होते हैं। और दांतों के बाहर फिर एक सफ़ेद लेयर चढ़ी होती है। उस सफ़ेद परत को हम जो है, ये साइनी जो परत है, इसको कहते हैं हम इनेमल। ये इनेमल होता है, बहुत कठोर है, काफ़ी हार्ड हिस्सा होता है। और यही कारण है कि पूरी लाइफ भर जो है दांतों से चीज़ों को काटते रहते हैं, पीसते रहते हैं, परंतु ये घिसता नहीं है। तो ये जो है दांतों का स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप अगर चित्र से देखेंगे तो इस तरह से दिखते हैं।
ये जो है हमारे जो दांत हैं, तो ये चार जो ऊपर के हैं फ्रंट के, ये हैं इंसिजर। इसके बाद एक लंबा दांत होता है यहाँ से, ये है कैनाइन। फिर इसके बाद ये दो दांत जो है इधर और दो दांत इधर, ये एक साइड के, ये प्रीमोलर। फिर तीन दांत ये डबल, तीन दांत इधर से डबल, ये मोलर। ये जो है 32 दांत में से 16 ऊपर के हो जाएंगे, और इसी तरह से फिर जो है ये 16 नीचे की तरफ हो जाएंगे। ये चार दांत इंसिजर, फिर ये सिंगल कैनाइन, दो दो इधर से प्रीमोलर, तीन तीन इधर से मोलर, इस तरह से। तो ये चार कैटेगरी हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और ये जो दांत होता है, अगर इसको हम और डिवीजन करेंगे तो इसमें जो है ये इसका नेक वाला हिस्सा हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा इसका क्राउन हो गया, ये नीचे इसका रूट। तो ये धसा होता है अंदर, ये अंदर धसा होता है हमारे, और ये वाला हिस्सा होता है जिससे हम काटने का काम करते हैं, चलाने का काम करते हैं। तो ये जो है एक स्ट्रक्चर है टीथ का। क्लियर है यहाँ तक? अब जिस ट्यूब से खाना अंदर घुसता है फिर मुख के बाद, तो इसको हम जो है फायरिंग्स यानी ग्रसनी बोलते हैं हमें से। और ये एक छोटे साइज की ट्यूब है, लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर की होती है ट्यूब। और इसके द्वारा जो है खाना और हवा अंदर घुसता है हमारे, और फिर उसके बाद जो है ये अलग अलग हो जाता है लास्ट में। तो ये इसको अगर आप चित्र से देखेंगे तो ये इस तरह से दिख रहा है। ये आपको नाक का हिस्सा हो गया, ये हमारा मुख का हिस्सा हो गया, ये टंग वाला हिस्सा हो गया, ये यहाँ से जो है भोजन अंदर घुसना है। फिर ये ट्यूब सही है, इसके थ्रू जो है ये खाना अंदर जा रहा है नीचे। तो इसको हम जो ये जो ट्यूब है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं फायरिंग्स यानी ग्रसनी के नाम से जानते हैं हम इसे। और फिर नीचे जाके जो है वो अलग अलग हो जाती हैं। फिर एक में जाता है खाना, एक में जाता है सांस, रेस्पिरेशन। तो फिर जो है वो अलग अलग हम उसे कर देते हैं। ये जो है ये लायरिंग्स है, ये सांस वाली ट्यूब है हमारी लायरिंग्स, जिसको हम वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, यानी स्वर यंत्र। तो ये स्वर यंत्र जो है ये वाला हिस्सा है, जहाँ से नीचे से क्या आती है, सांस आती है, और फिर हमारी आवाज़ निकलती है जो हम बोलते हैं इसमें। तो ये दो लाइन ट्यूब्स होती हैं इसमें, लैरिंग्स एंड फायरिंग्स। तो ये इसके थ्रू जो है खाना अंदर घुस रहा है इसमें। उसके बाद जो है ये ईओसोफेगस, ये ग्रास नली होती है इसी में, इसके नीचे से ये आप देख रहे हैं ये वाली ईओसोफेगस, ये वाली जो नली आ रही है इसमें। और ये करीब करीब 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, मस्कुलर यानी मांसल होती है ये, एंड ट्यूब्ड स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह होती है। तो फिर इसके थ्रू जो है खाना अंदर की तरफ जो है प्रवेश करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि मुख के बाद जो है फायरिंग्स ट्यूब्स, फायरिंग्स के बाद जो है ईओसोफेगस, और उसके बाद जो है नीचे स्टमक में चला जाएगा फूड। तो ये कई बार जो है क्वेश्चंस जो है पूछते हैं कि नेम द ऑर्गन्स रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो वहाँ से जो है हमें लिंक करना होता है कि कौन किसके साथ में जुड़ा है। अब आ जाता है इसमें स्टमक। ये पहला वो भाग है जहाँ रुकता है खाना। तो जितना भी हम खाना खाते हैं वो जाने के बाद फिर एक थैले के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उस थैले जैसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टमक यानी आमाशय। इस स्टमक में कई तरह की रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पर HCl भी निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अलावा एंजाइम्स भी निकलते हैं जो अलग अलग तरह से उसे पचाने का काम करते हैं। तो ये जो स्टमक है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इसमें कार्डियक स्टमक, इसको हम कार्डियक आमाशय बोलते हैं। एक है इसमें पाइलोरिक स्टमक, पाइलोरिक आमाशय बोलते हैं। और एक इसमें फंडिक स्टमक, फंडिक आमाशय। तो 3 भाग हैं स्टमक के। अब स्टमक में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, और इन सब का भूमिका अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिलती है हमें,
वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर एक ऑक्सटेंसिक सेल होती है, उस ऑक्सटेंसिक सेल से HCl निकलता है जो एक तरह का तेजाब है। तो ये HCl निकलता है यहाँ पे। इसका काम क्या होता है कि खाने में जितने भी जो है बैक्टीरिया और इस तरह की चीज़ें गई हैं उन्हें मारना होता है। एक दूसरा, जो खाना हमने खाया है वो ज़्यादातर जो है बेस नेचर का है, क्षार, मीठा, उसे जो है एसिडिक मोड में कन्वर्ट करता है, यानी अम्लीय बनाता है। तो उसी के बाद वो खट्टापन उसके अंदर आता है। तो ये HCl का काम होता है। और नॉर्मल निकले तो HCl डाइजेशन में रोल प्ले करता है। ज़्यादा निकल गया तो फिर एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी इस HCl के ही कारण है। उसके अलावा यहाँ पर एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम है लाइपेज। ये फैट यानी जो वसा हमने खाया है उसको पचाने का काम शुरू करता है इसी के अंदर। तीसरा इसमें एमाइलेज है। ये कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को पचाने का काम करता है। स्टार्च ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है मटेरियल है और उसको फिर जो है स्टार्च को पहले कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड, फिर डाइसेकेराइड, फिर मोनोसेकेराइड, ऐसे कन्वर्जन करना पड़ता है। तो ये यहाँ से होता है। यहाँ पर अगर कभी लगातार किसी के स्टमक में HCl ज़्यादा निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उससे जो है आंत में यानी स्टमक वगैरह उसके अंदर जो है छाले आने शुरू हो जाते हैं। छाले जैसे पड़ते हैं उसी को कहते हैं हम अल्सर, कि अल्सर हो गया। तो यहाँ पर पेप्टिक अल्सर हो जाता है क्योंकि ये तेजाब की भूमिका में होता है। और इसमें क्या होगा, जब छाले पड़ेंगे अंदर तो जब भी खाना खाएगा आदमी तो वहाँ से जो है उसको बाहर निकालने का काम होता है, क्योंकि ये खाना उस छाले वाले हिस्से को ज़्यादा जो है दिक्कत पैदा करता है वहाँ पे। तो इसीलिए अल्सर वालों को उल्टी होती है, जैसे वो खाना खाएंगे एकदम उल्टी होती है उनको। तो ये अल्सर यानी एक तरह का छाला है पेट का, और इसमें एक रोल रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मल फंक्शनिंग का कारण होगा। मल फंक्शनिंग का मतलब ये हुआ कि जब गड़बड़ी कुछ होगी तब जाके ये समस्या आएगी। नॉर्मल में कोई समस्या नहीं है, परंतु गड़बड़ी होने पर। तो ये सारे एग्जाम पॉइंट्स हैं जो हमारे पास परीक्षा में पूछे जाते हैं कि HCl का क्या काम है, लाइपेज क्या पचाता है, एमाइलेज क्या पचाता है, कहाँ पर निकलता है, कौन सी सेल होती है, कार्डियक स्टमक का क्या है, पैलोरिक क्या है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। ये आमाशय होता है स्टमक का, जो जैसे आप ह्यूमन बॉडी के अंदर देखेंगे तो इस तरह से जो है ये स्टमक है यहाँ पे। इसी को अगर एक्सपेंड कर देंगे तो इस तरह से दिखेगा। ये जहाँ से नीचे आता है खाना इसे कहते हैं एसोफेगस। ये ग्रास नली है। तो जिस नली से स्टमक में घुसेगा खाना वो ग्रास नली है और ये फिर जो है पूरा का पूरा हमारा आमाशय। तो ये एक तरह का थैला है। इस थैले में जो है खाना रुकता है लगभग 4-5 घंटे के आसपास में, और डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसी के अंदर खाना बेस से एसिड में कन्वर्ट होगा। इसी में जो है बैक्टीरिया वगैरह सारे मारे जाएंगे। यहीं से जो है खाना जो है एक लुगदी में कन्वर्ट हो जाता है, उसे काइम बोलते हैं हम। तो काइम में यहीं बदलता है खाना, जिसके बाद वो पूरा लिक्विड नहीं। तो कई बार तो ऐसे भी होता है कि लोग बहुत साबुत खा जाते हैं, चबाते नहीं उसे दांत से। तो जो दांत का रोल है वो चीज़ों को चबाना, पीसना, काटना, बारीक करना है। इसलिए कहा जाता है कि मुख में खाना काफ़ी देर तक रहना चाहिए ताकि उसको बारीक कर सके। अगर वो नहीं हुआ, खाना जो है काफ़ी सॉलिड मात्रा में यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर उतना ही ज़्यादा क्या निकलेगा, HCl, उसे गलाने के लिए, मैं उसको जो है ज़्यादा डिसमेटल करने के लिए। तो ये स्टमक हो जाएगा। इसके बाद शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, यहीं पे जो है लीवर और गॉल ब्लैडर का भी रोल होता है। तो छोटी आंत जो है ये हमारे पूरे पाचन तंत्र में सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट है ये, और ये लगभग जो है 2 से 6 फीट के आसपास होती है, जबकि पूरी की पूरी लंबाई 32 से 33 फीट हमने बताई थी।
तो ये सबसे लंबा भाग है। इसमें 3 हिस्से होते हैं, एक होता है डिओडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। ये 3 भाग होते हैं आ, आ, छोटी आंत के अंदर। तो इसमें जो है, जो डिओडेनम है इसको ग्रहणी बोलते हैं। दूसरा जो है इसमें जेजुनम है उसे मध्यांत्र यानी मध्य का आंत बोलते हैं। और तीसरा होता है इलियम, इसे क्षुद्रांत्र बोलते हैं। तो ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुद्रांत्र 3 भाग हैं यहाँ पे। और यहीं पर जो है बाइल पिगमेंट डक्ट भी होता है। तो ये वाला हिस्सा करता क्या है, ये ग्रहणी क्या करती है, रिसीव डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम बाइल पेनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पर जो पित्त की थैली है वहाँ से यहाँ पर एक जूस निकलता है। ये जूस भोजन को पचाने में मदद करता है। तो ये वाला हिस्सा यहाँ से, ये पेनक्रियाटिक, ये बाइल पेनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ से एक जूस निकलता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। दूसरा इसे जेजनम होता है, और ये जेजेनम जो है इसको आगे बढ़ाता है। इसमें कई तरह के ऑब्जर्वेशन भी, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण भी चलता है इसमें। तीसरा पार्ट है इसमें इलियम, क्षुद्रांत्र। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनका जो है पाचन होता है। इसमें इन चीज़ों का डाइजेशन होता है इस वाले के हिस्से के अंदर। और इस वाले हिस्से तक बैक्टीरिया, इसमें ये जो आंत है इसमें बैक्टीरिया होता है। तो एक्चुअल में हमारा जो पाचन तंत्र है, इसको खाने को पाचन करने, फिर जो बेकार बचता है उसे मल में बदलने के लिए बैक्टीरिया होता है। और ये बैक्टीरिया जितने हेल्दी रहेंगे उतना ही पाचन हमारा ठीक सा रहेगा। और जितना जो है ये बैक्टीरिया कमज़ोर पड़ेंगे उतनी ही हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक तरह का लिविंग हिस्सा है हमारे शरीर के अंदर। इसको आप चित्र में देखेंगे तो इस तरह से दिखता है। या आप यहाँ तक तो स्टमक हो गया, यहाँ से छोटी आंत जो है शुरू हो जाती है। और ये पूरी की पूरी जो है, ये जो कलर वाली दिख रही है, तो ये है। अब इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा था। जो सबसे शुरू वाला हिस्सा था ये डिओडेनम होता है। यहाँ पर ये पित्त के ऊपर से जो है लीवर है, गॉल ब्लैडर यहाँ से निकलता है। फिर जो बीच वाला हिस्सा है ये जेजुनम है। और ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है हरा, ये इलियम है, क्षुद्रांत्र। तो ये तीनों मिलाकर के बनाती हैं छोटी आंत। और फिर इसके बाद जो है शुरू हो जाता है बड़ा हिस्सा, और ये है लार्ज। इसी में आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नीचे जब बड़ी आंत शुरू होती है उसके नीचे एक इस तरह से निकला हुआ हिस्सा होता है, और इसे कहते हैं हम अपेंडिक्स। तो वैसे तो कोई काम नहीं है इसका, बट कई बार क्या होता है, मल जो इसके अंदर घुस जाता है। और जैसे मल इसके अंदर घुसेगा तो इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। उस इन्फेक्शन में फैलने एक्सपेंड करनी शुरू करती है, और उस एक्सपेंड में फट सकती है। अगर ये फटेगी तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत पैदा करेगी, इसलिए फिर इसे हटाना पड़ता है। अगर कोई दिक्कत नहीं तो ये चलता रहता। तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा अंग है जो हमारे शरीर में इसका काम नहीं है, और ये लगातार जो है सिकुड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है, और एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। तो उस तरह के जो है ऑर्गन में आता है ये। तो ये हमारी छोटी आंत हो गई है। इसके बाद जो है बड़ी आंत शुरू होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसका अगर आप मुख्य काम देखेंगे कि जो बड़ी आंत होती है उसका काम क्या होता है, तो एक तो ये जो है पानी का अवशोषण करती है यहाँ पे, और बाकी जो बेकार बचता है उसे मल के रूप में बाहर निकालती है। तो बड़ी आंत में वो प्रोसेस, छोटी आंत तक तो डाइजेशन चल रहा है, बड़ी आंत में उसे अलग अलग करने का काम और जो बेकार मटेरियल उसे बाहर निकालने का काम शुरू हो जाता है। इसमें भी 3 हिस्से होते हैं, कैकम, कोलन और रेक्टम। ये छोटी आंत के, बड़ी आंत के हिस्से हैं। इसको कैकम को कहते हैं अंधनाल। इसका काम क्या होता है, ये बहुत छोटी है
और वेजिटल ऑर्गन्स एंड इज कॉल्ड अपेंडिस। ये तो जो हम अपेंडिस की बात कर रहे हैं ये अंधनाल ही है। दूसरा है कोलन, बृहदांत्र। इसका काम क्या है? ये वाटर रीअब्जॉर्ब या पानी को अवशोषित करती है। यहाँ पे जो खाने के साथ में हमने खाया है ये उसको एब्जॉर्ब करेगी और बॉडी इस्तेमाल करेगी। और सबसे लास्ट वाला हिस्सा है इसमें रेक्टम यानी मलाशय, जहाँ पे मल इकट्ठा होता है वो वाला हिस्सा है। और इसके बाद ये यहाँ से एनस यानी गुदा में खुलेगा और वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो हिस्से हैं, रेक्टम का क्या काम है? मलाशय जहाँ मल इकट्ठा होता है, कोलन जहाँ पर पानी का फिर से अवशोषण होता है, और ये कैकम अंधनाल ये अपेंडिस वाला हिस्सा है। और इस पूरे हिस्से का जो रोल हम देखते हैं दैट इज वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी का अवशोषण। तो ये जो है बड़ी आंत इसके अंदर होगी। इसको आप चित्र में देखेंगे तो इस तरह से दिखती है ये। तो ये है इसमें अपेंडिस, सबसे पीछे की तरफ होता है शुरुआत में, बड़ी आंत जहाँ से स्टार्ट होती है। इसके बाद ये है ये वाला कैकम, ये एसेंडिंग कोलन, इसके बाद ये ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और फिर ये जो लास्ट ये वाला हिस्सा है ये है मलाशय, और यहाँ से फिर जहाँ से बाहर निकलेगा ये हो जाएगा एनस। तो इस तरह से जो है हमारा ये स्ट्रक्चर होता है पाचन तंत्र का, और इसमें सबका अलग अलग जो है रोल है। इससे हमें ये ध्यान रहता है कि जब डाइजेशन शुरू होता है, पाचन शुरू होता है, तो उसमें कहाँ से लेकर के कहाँ तक फूड जाता है और कैसे कैसे उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग रोल होता है। और उसमें फिर एंजाइम्स, जैसे हम छोटी आंत में कह रहे थे कि उसमें जो है कई तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, वो भी हम इसमें देखेंगे। उसमें रेनिन है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, ये अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को पचाने की भूमिका में रहते हैं। अब इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी जो पाचन प्रक्रिया में जिन ग्रंथियों की भूमिका होती है, ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, तो इसमें कुछ का रोल है। इसमें एक तो सलेवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि, ये हमने पीछे डिस्कस कर ली कि लार में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और क्या क्या पचाते हैं। दूसरा है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये आमाशय में होती है। गैस्ट्रिक यानी इसको जो है हम आंतरिक ग्रंथि बोलते हैं, आंतरिक ग्रंथि। और इसके अंदर तीन तरह का जो हमने बताया था, कार्डियक ग्लैंड, पायलोरिक ग्लैंड और फंडिक ग्लैंड। तो इसमें जो कार्डियक वाली होती है, कार्डियक ग्रंथि, इसमें एल्कलाइन म्यूकस पाया जाता है। पायलोरिक में भी जो है एल्कलाइन म्यूकस पाया जाता है। जो फंडिक है उसके अंदर ये अलग अलग हैं, इनका काम क्या है? जैसे पेप्टिक सेल है इसके अंदर, पेप्टिक, ये पेप्सिनोजिन एंजाइम को उत्पन्न करती है और फिर वो पचाने में भूमिका निभाता है। फिर दूसरा इसमें ऑक्सटेंसिक सेल, ऑक्सटेंसिक कोशिका है, और इसमें मैंने पीछे बताया था कि HCl यहीं से निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ से निकलता है। HCl का रोल भी पीछे बात होगी। तीसरा इसमें गॉलब्लैडर सेल, यहाँ से म्यूकस निकलता है। इसके अलावा जो है अर्जेंटेनेफ सेल, यहाँ से जो है गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। इसके अलावा जो है लीवर है, यकृत, यहाँ से बाइल जूस निकलता है जिसको हम बिलरुबिन बोलते हैं, पीले रंग का द्रव। और ये जो है वसा तेल वाली चीज़ों को पचाने उनमें रोल रहता है। इसके अलावा पैनक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि, और इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है और ये भी पाचन प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। तो इनको हम वो ग्लैंड बोल सकते हैं जहाँ से कुछ ना कुछ निकलता है और जो पचाने की प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं। इसमें जो है आप पार्ट्स देखेंगे कि जैसे हमने कहा था कि स्टमक में होती हैं कुछ पर्टिकुलर सेल
जो है अलग अलग चीज़ों को पचाने में जो है भूमिका निभाती हैं। जैसे इसमें ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ये इन ग्लैंड से इनसे जो है वो निकलता है, जो अलग अलग जो है भूमिका निभाते हैं और अलग अलग चीज़ों को पचाने का काम करते हैं। तो ये हिस्से हैं इसमें, पाइलोरिक, कार्डियक और फंडस, ये 3 हिस्से होते हैं अलग अलग, जहाँ से कहीं से HCl निकल रहा है, कहीं से जो है एंजाइम्स निकल रहे हैं और अलग अलग चीज़ों को। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है, हमें मोटा मोटा भी ध्यान रह जाए कि कौन कहाँ से निकलता है, तो उतने से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा जो है ये लीवर है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है ये, और इसमें भी जो है अलग अलग तरह का जो है भूमिका इसके अंदर रहती है। ये जो है इसमें गॉल ब्लैडर है, पित्त की थैली, और इस पित्त की थैली में जो है ये बाइल पिगमेंट इकट्ठा होता रहता है, फिर यहाँ से निकलेगा और जो है छोटी आंत में जो है मिलेगा और वहाँ पर जो है उसको पचाने में मदद करेगा। ये बाइल डक्ट हो गया। इसके नीचे जो है एक दूसरी ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक ये देख रहे हैं आप, ये स्प्लीन है, इसको कहते हैं हम तिल्ली। स्प्लीन क्या होता है, ये हमारा ब्लड स्टोरेज का काम करता है, यानी जैसे शरीर के अंदर कभी जो है कोई चोट लग जाए, शरीर में कभी चोट लग जाए और बॉडी को ब्लड चाहिए होता है, तो बॉडी का ऑटोमेटिकली एक रिजर्व टैंक होता है ब्लड का, जिसको हम कहते हैं स्प्लीन। तो यहाँ से जो है बॉडी को जैसे हम बाहर से चढ़ाते हैं, तो ये स्प्लीन है, इसमें तिल्ली बोलते हैं हम इसे। और बाकी जो है ये राइट हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक पोर्टल वेन, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये जो है यकृत है। और आप देखते हैं कि लीवर की प्रॉब्लम कितनी सारी होती हैं, खासकर पाचन से जुड़ी होती हैं, ये डाइजेशन से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है हमारा लीवर, यकृत। और जो लोग बहुत गलत ढंग से खान पान करते हैं या फिर जो है ड्रिंक्स, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनके लीवर में जो है दिक्कत आती है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो जाए, उसमें लीवर सिरोसिस बीमारी हम बोलते हैं उसे, तो उसके अंदर ये लीवर है। ट्रांसप्लांट भी इसी का कराया जाता है, हालांकि सक्सेस रेट काफ़ी कम होता है इसके अंदर। तो ये लीवर का हिस्सा हो गया। इसके अलावा ये जो है पैनक्रियाज, जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है, और इस पैनक्रियाज से जो है इम्पोर्टेंट हार्मोन निकलते हैं दो, एक तो इंसुलिन निकलता है, दूसरा ग्लूकेगॉन निकलता है। इन दोनों का भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे पाचन तंत्र के अंतर्गत। तो ये जो है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक प्रोसेस है। इसमें एक अगर ये पूछा जाए कि पाचन के स्टेप्स क्या हैं, डाइजेशन के स्टेप्स क्या हैं, तो इसमें ये इस तरह से पूरी होती है। सबसे पहले हम बोलते हैं इंजेक्शन, अंतःकरण, जैसे हम मुख में खाना ले जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम इंजेक्शन। फिर इसके बाद जो है मुख में ही पचने की क्रिया शुरू हो जाती है, तो फिर ये डाइजेशन शुरू हो जाता है इसमें। फिर जैसे पाचन का काम शुरू होता है, तो उस डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर ऐसे जो है रेसे होते हैं जो पचे हुए खाने को, जिसको हम क्या कहते हैं ग्लूकोज, उसे अवशोषित करते हो। तो एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है इसमें, तीसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और इसके बाद जो बेकार वेस्टेज होता है उसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूजन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया बनती है, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। तो इस तरह से जो है ये पार्ट चलता है। तो इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, और दोनों की दोनों हम उसको कर सकते हैं, बशर्ते हम पूरे हिस्से को ध्यान में रख सकें। यहाँ से कोई क्वेश्चन डाउट तो वो पूछिए।